कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, आज हम शुरू करने वाले हैं वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर और कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको चेंज करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे या कैसे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे यही चलेगा। ठीक है, गैस का प्रेशर। एक देखो, गैस किस पे लगा, एक क्लोज कंटेनर लिया हमने, बंद होना चाहिए, कैप्सूल टाइप। क्लियर? ओपन हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो pressure exerted by an gas on the surface of the liquid in equilibrium condition. कंडीशन मीन्स इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। वहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे होना चाहिए कि सपोज करो गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है लिक्विड के ऊपर। गैस ने एक, मैंने क्लोज कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे यहाँ इस सरफेस तक मैंने क्या भरा हुआ है, लिक्विड फिल किया हुआ है। तो गैस जो होगी, सपोज ये गैस है, ये प्रेशर अप्लाई कर रही है किस पे, लिक्विड के ऊपर। तो ये डिज़ोल्व भी हो रही होगी इसके अंदर जाके, इसके अंदर जाके डिज़ोल्व भी हो रही होगी। अगर ये यहाँ पे डिज़ोल्व हो रही है तो उतनी जितनी गैस डिज़ोल्व हो रही है उतनी ही बाहर भी आनी चाहिए। तो ऐसे साइकिल वाइज एक साइक्लिक प्रोसेस चलना चाहिए कि जितने मॉलिक्यूल्स गैस के डिज़ोल्व हो जा रहे हैं उतने ही बाहर निकल जाएं। और ये कब होगा? जब इनफ गैस वहाँ पे डिज़ोल्व हो चुकी होगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब यही है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम वहाँ पे आ जाना चाहिए, तब ये चीज़ें काम करेंगी। ओके, सो आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, देखो दो डेफिनेशन लिखी है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये चेंज होगा। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन गैस और एनी वेपर ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड और सॉल्यूशन विच इज वॉलेटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। सॉल्यूशन वॉलेटाइल भी होना चाहिए, वहाँ पे इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। ठीक है, ऊपर एक गैस होनी चाहिए और कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए, तब वेपर प्रेशर वहाँ पे मेजर किया जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई? टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है, गैस तो गैस है ही, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वही गैस में आ जाएगा और सिलेंडर फट जाता है। कई बार देखा होगा आपने कि मूवीज़ वूवीज़ टीवी में, कि जैसे गैस के सिलेंडर पे आग लग गई और वो फट गया। ठीक है, वो कैसे होता है कि जब हीटअप होने लगता है तो काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की बढ़ने लगती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्लियर गाइस? तो टेम्परेचर बढ़ने से होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन दी गई है। Ln P2/P1 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन R इंटू T2 माइनस T1/T1 T2। ये एक इक्वेशन है जिसका ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे इसका, यहाँ पे तो सिंपल ही चलेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो सेकंड जो टाइप है वो है फैक्टर, क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड है वो वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मीन्स इजीली वेपराइज्ड होने वाला अपने आप ही। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल है, जैसे कि डिओज होते हैं, ठीक है, डिओडोरेंट, वो क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, अपने आप उड़ने लगते हैं, तो उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर मैं पानी को और पेट्रोल को कंपेयर करूं, पानी को एक क्लोज्ड कंटेनर में लूँ और पेट्रोल को लूँ, तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर पानी से ज़्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, डाई इथाइल ईथर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इथाइल एल्कोहल। ठीक है, उसका मतलब ये है भाई, वॉलेटाइल कौन होगा? जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन पावर है, जो उनको बाइंड करके रखी हुई है, वो अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल वहाँ से ईजिली एस्केप कर जाएगा। अगर मॉलिक्यूल वहाँ से ईजिली एस्केप कर जाएगा, इसका मतलब वो वेपराइज हो जाएगा और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाईथाइल ईथर में कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और इथाइल एल्कोहल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है,
इसलिए वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा रहती है। सो इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो डाइथाइल ईथर ईजिली इवेपोरेट होगा और उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सो हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए, थर्ड जो फैक्टर है वो है बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जरा सी हीट से ही, कम हीट पे ही बॉयल कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उसको बॉयल होने के लिए, और बॉयल होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। सो जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, ए लिक्विड विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट हैव हायर वेपर प्रेशर। क्लियर गाइज। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, हमेशा याद रखना प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इम्प्योर का कम होगा। इम्प्योर मीन्स मिक्सचर। अगर मैं मिक्सचर बना लूँ, सपोज करो मैंने एक जगह वाटर ले लिया और दूसरी जगह मैंने क्या ले लिया, शिकंजी ले ली। ठीक है, उसमें चीनी वीनी नहीं वो मिला हुआ है। सो वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू शिकंजी। ठीक है, सॉल्वेंट सेम होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक मिक्सचर हमने डाइथाइल ईथर के साथ बना दिया और एक हमने वाटर के साथ बना दिया, ठीक है, तब कंपेयर करने लगे, नहीं, सॉल्वेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं से आता है रोल्ट का नियम। तो इसको देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे एफ एम रोल्ट। इन 1886 ही गेव हिज लॉ। क्या था, इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट at a given temperature is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component at pure state। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये बोल रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का किसी गिवन टेम्परेचर पर किसके इक्वल होगा, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के और उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के जो उसका प्योर स्टेट में था। ठीक है, अभी वो सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन से पहले जब प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर होगा और सॉल्यूशन में आने के बाद जो उसके मोल फ्रैक्शन होंगे लिक्विड में, उन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा क्या, वेपर प्रेशर। क्लियर है गाइस, ये कहना चाह रहे हैं। आइए और अच्छे से देखते हैं इसको। सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस ए है, सिर्फ ए है अभी इस कंटेनर में। क्लियर, सो ये प्योर है। ठीक है, तो यहाँ 100% ए है, ये वाटर जो भी ले लिया हमने, ठीक है, वो 100% है, वो प्योर है। तो वहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालूँ इस ए का, वो कितना आएगा, 1। ठीक है, कोई भी दूसरा तीसरा चौथा जो भी कंपाउंड है बी सी डी ई, उन सबके मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे, 0 आएंगे, जब है ही नहीं वहाँ पे। क्लियर गाइस। अब हमें पता है कि हेनरी का लॉ क्या था, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू द हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ये हेनरी का लॉ था। ठीक है, सो पी पार्शियल प्रेशर अगर मैं ए कंपोनेंट के लिए निकालूं तो के एच इंटू 1, क्योंकि मेरे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन 1 है, 100% वही है, प्योर स्टेट में निकाल रहे हैं अभी हम। क्लियर गाइस। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो आएगा वो हेनरी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। क्लियर, ये आ गया। फॉर प्योर कंडीशन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द पी नोट। नोट क्यों लगाया हमने यहाँ पे, ये जो हम पी नोट लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी सब्सटेंस ए का, उसके प्योरिटी कंडीशन को शो करता है कि वहाँ पे अभी वो सिंगल कंपोनेंट है और उसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, सो पी ए जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो पी नोट ए के इक्वल होगा, क्योंकि अभी वो प्योर है, मिक्सचर में नहीं आया। ओके, सो
कि एच जो हो गया हमारा हेनरी कांस्टेंट, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कराएं तो यहाँ से हेनरी कांस्टेंट हमारा पी नोट ए के इक्वल आ जाता है, आएगा ही, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं। आगे है केस 1, व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या है, वोलेटाइल हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग partial pressure of A is equal to partial pressure of A at pure condition into mole fraction of A. Similarly, partial pressure of B is equal to partial pressure of B at purity condition into mole fraction of B. ठीक है, ये हो जाएगा सेम यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, एक को सोल्यूट मान लिया, एक को सॉल्वेंट मान लिया। ये दोनों इक्वेशन किस पे है, प्योर कंडीशन में है। जब दोनों अलग अलग हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। मिक्स करने के बाद देखिए एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा मैंने पीटी से डिनोट किया है, पार्शियल प्रेशर टोटल, वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टोटल जो प्रेशर होगा वो सबके प्रेशर के इक्वल होगा, एडिशन कर देंगे वहाँ पे हम। क्लियर गाइस? तो पीटी क्या आ जाएगा, पी ए और पी बी। पी ए पी बी की वैल्यू हमारे पास है। पी ए की वैल्यू क्या है, पी नोट ए एक्स ए, और पी बी की वैल्यू क्या है, पी नोट बी एक्स बी। क्लियर गाइस? By putting the value of P and PB, we got the equation third. So guys, अब हमें क्या करना है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस बी। तो यहाँ पे हमें किसी एक की वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए, अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूँ, और एक्स ए प्लस एक्स बी, उनका सम दोनों मोल फ्रैक्शन का, वो कितना आता है, 1, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन है जो, वो सेम एक फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स ए। क्लियर गाइज? सो पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस एक्स बी की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 माइनस एक्स ए। क्लियर गाइज? इससे जो इक्वेशन आएगी फाइनल, हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई है सॉल्व करके। पी टी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नोट ए माइनस पी नोट बी। हमने एक्स बी की ही वैल्यू पुट क्यों की, एक्स ए की भी कर सकते थे, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर जो प्रेशर ज़्यादा होगा, सपोज करो मैंने माना यहाँ पे कि मेरा जो पार्शियल प्रेशर है पी नोट ए वो ज़्यादा है पी नोट बी से, ठीक है। तो हम एक्स बी को कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इसका उल्टा होता, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता, कि हमारा जो वैल्यू है पी नोट ए वो कम होती पी नोट बी से, तो हम एक्स ए को कन्वर्ट कर लेते। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन आ गई हमारी। सारी इक्वेशंस को हम क्या रिलेट कर लेंगे लाइन की इक्वेशन से। जैसे कि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है, तो ये किससे रिलेट हो रही है, y इज इक्वल टू किससे, एम एक्स। ये लाइन की इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ओरिजिन से जाती है, 0 0 से जाएगी, फिक्स है। क्लियर गाइस? सो ये वाली भी और ये वाली भी दोनों इस लाइन की इक्वेशन से को रिलेट कर रही है। लास्ट जो फोर्थ इक्वेशन है वो हमारी किसको रिलेट कर रही है, इस वाली लाइन की इक्वेशन को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बट 0 0 से नहीं जाएगी, कहीं और से भी जाएगी बट 0 0 से नहीं जाएगी। क्लियर गाइस? तो आगे चलते हैं, क्योंकि अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। क्लियर? सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 व्हेन ए इज प्योर, ठीक है। सो जब ए क्या होगा, यहाँ पे देखिए
जब ए हमारा प्योर होगा तो एक्स ए की वैल्यू 1 होगी और एक्स बी की वैल्यू 0 होगी। जब हमारा बी 100% प्योर होगा तो एक्स बी, यहाँ इसके लिए एक्स ए की वैल्यू 1, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू जो होगी, जो सम होगा वो इक्वल टू 1 होगा। क्लियर गाइज? आगे चलते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे अगर हम इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, एंड जब हम एक्स ए 0 पुट करेंगे सेकंड केस के लिए, तो पी ए हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन में जब हम फर्स्ट केस में एक्स बी 0 पुट करेंगे तो पी बी हमारा 0 आ जाएगा, और एक्स बी 1 पुट करेंगे सो पी बी हमारा पी नॉट बी के इक्वल आ जाएगा। यही हमें पॉइंट चाहिए, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। अब देखिए ग्राफ को समझिए, ये ग्राफ में दो वाई एक्सिस लिए, एक वाई एक्सिस ये रहा, एक वाई एक्सिस ये रहा, ठीक है। एक में ग्राफ मैंने कैसे लिया है, एक ग्राफ ऐसे लिया गया है, ठीक है, जो ये है, और ये वाला जो ग्राफ है ऊपर वाला, ये ऐसे लिया गया है, ठीक है। कंबाइंड कर लिया है, इन दोनों ग्राफ को मर्ज किया हुआ है एक जगह, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। तो हम फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, इस वाले की। इसमें क्या है, यहाँ पे एक्स ए 0 लिया हमने सबसे पहले, ठीक है। तो लास्ट वाले एंड पे क्या होगा, एक्स ए 1 होगा, क्लियर। और जहाँ पे एक्स ए 0 होगा वहाँ पे एक्स बी 1 होगा, और जहाँ पे एक्स ए 1 होगा वहाँ पे एक्स बी 0 होगा। ये प्योरिटी की कंडीशंस हैं कि अगर मैं एक गिलास पानी ले रहा हूँ तो सिर्फ पानी मैंने लिया, ठीक है, और मैं दूसरे गिलास में चीनी ली मैंने, शुगर, ठीक है, तो उसमें शुगर ली, तो फर्स्ट में पानी है, शुगर तो नहीं है, और सेकंड में शुगर है, पानी नहीं है, ठीक है, तो दोनों अपने आप में क्या है, प्योर है। सो दोनों के जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो अपने अपने प्लेसेस पे 1 होंगे, ठीक है, और दूसरे वाले का वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। क्लियर गाइज? सो हमने जब जब इनकी वैल्यू पुट की थी, एक्स ए 0 के लिए, हाँ, जो वाई एक्सिस है ये ध्यान दें, एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन जब हमने 0 लिया तो हमारा पार्शियल प्रेशर कितना था, 0, तो हमें मिल गया एक पॉइंट, पॉइंट ये रहा यहाँ पे। जब हमारा एक्स ए 1 था उस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर कितना था, पी नोट ए। क्या ये दोनों चीजें आपने देखी, ये देखो, एक बार हमने क्या किया, एक्स ए इज इक्वल टू 1 पुट किया, और एक बार हमने एक्स ए इज इक्वल टू 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो जब हमने एक्स ए 0 पुट किया तब हमारा पार्शियल प्रेशर कितना आया था, 0, और जब हमने एक्स ए 1 पुट किया तो पार्शियल प्रेशर कितना आया था, पी नॉट ए। बस वही वैल्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो पॉइंट हमें मिल गए, दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, एक लाइन हमें मिल गई, ठीक है। तो लाइन हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ये रही लाइन। अब हम प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब हम पुट कर रहे हैं एक्स बी की वैल्यू, ठीक है। तो जब एक्स बी कितना था, 1, तो पार्शियल प्रेशर कितना था, पी नॉट बी, और जब एक्स बी 0 था तो पार्शियल प्रेशर कितना था, 0। यहाँ पे भी दो पॉइंट मिल गए, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक लाइन मिल गई, ठीक है। अब दो पॉइंट हमें ऊपर भी मिल गए, एक पी नोट ए और एक पी नोट बी, ठीक है। पी नोट बी, पी नोट ए, दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों को भी हमने मिला दिया, तो हमें एक थर्ड लाइन मिल गई। अच्छा, मिलाया अपनी मर्जी से नहीं, देखो इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 में ये रही इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में जब हम एक्स ए
ज़ीरो पुट करेंगे। जब x से ज़ीरो पुट करेंगे तो pt की वैल्यू कितनी आएगी, p नॉट b। और जब हम xa1 पुट करेंगे तो pt की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए p नॉट b से p नॉट b कैंसिल आउट हो जाएगा और xa1 और ये क्या होगा, p नॉट a के इक्वल आएगी। और जब हमने इसको ज़ीरो पुट किया था तो ये पूरा जो टर्म थी ये वाली, ये ज़ीरो हो गई थी, बचा कौन था, p नॉट b। क्लियर गाइज। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमें मिले, कौन, एक पी नॉट बी मिला, एक पी नॉट ए मिला, हमने दोनों को मिला दिया और एक और लाइन मिल गई। तो दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ रॉल्ट लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इस पे, रॉल्ट लॉ डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो इसको आप याद रखेंगे कैसे बनाया है। पेन पेपर के बिना अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुश्किल है कि आपको समझ आया हो। पेन पेपर पे आप वीडियो को दोबारा से देखें और अपने हाथों से एक बार इसको करें, लिखें, तब ये क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये। क्लियर गाइस। सो ये है आपका रॉल्ट लॉ, जिसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, ये भी देख लेते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ द टू कंपोनेंट फॉर्म ए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मीन्स ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर अगर फॉर्म कर रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट होने चाहिए नॉन रिएक्टिव, तब ये लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ टू लिक्विड आर नॉट कंप्लीटली मिक्सिबल। ठीक है, अगर वो मिक्स नहीं हो सकते सो दिस लॉ कांट बी वर्क, ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, इन द pressure mole fraction diagram describe above xa and xb are mole fraction of component in liquid phase. Since both are volatile, the vapor above them contain both of them. हाँ बिल्कुल सही बात है। The vapor will however be richer in more volatile component. ये भी बात इसकी सही है कि जब ये दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों मिक्स हैं, ठीक है, तो वेपर में भी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वेपर में भी क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो आएगा ही, क्लोज कंटेनर है। ठीक है, तो वेपर क्या हो जाएगी, रिच हो जाएगी इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में। जितने ज़्यादा वोलेटाइल होंगे वेपर भी उतनी रिच होगी। जाहिर सी बात है, कहने का मतलब इसका ये है सिंपली कि वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द लिक्विड पेयर्स that obey the Raoult's law are called ideal solution. Such pairs are however very limited. बहुत कम है ऐसे पेयर जो Raoult law को फॉलो करें, और 100% नहीं करेंगे। ये है कि हाँ लगभग लगभग फॉलो करेंगे। ठीक है, हल्का सा डेविएशन तो होगा ही, 100% कुछ नहीं होता। ठीक है, सो बेंजीन प्लस टोलुइन, अगर बेंजीन टोलुइन को मिक्स करें तो वो Raoult law को फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ेंगे, तो उनमें भी ये एग्जाम्पल्स आएंगे और ये पूछे भी जाते हैं, सो इनको आप लिख के याद कर लेंगे। एन हेक्सेन एन हेप्टेन को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो भी रोल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, मीन्स आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लियर गाइस। सो रोल्ट लॉ का फर्स्ट केस इफ बोथ आर वोलेटाइल्स समाप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं केस नंबर सेकंड पे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर मैंने डाला किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट ए मैंने लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी मैंने लिया। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कराया तो क्या होगा। अब देखो, पहले जो केस था वो था कि मैंने एक सॉल्वेंट लिया, एक मैंने सॉल्यूट लिया, दोनों को मैंने मिक्स करा दिया तो सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है और एक मिक्सचर है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक प्योर सॉल्वेंट है और एक मिक्सचर है। ठीक है, प्योर सॉल्यूट कहाँ गया, प्योर सॉल्यूट सॉलिड है, मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। अगर हम देखें एकदम माइक्रो टेक्निक से देखें, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक हल्का सा, बहुत हल्का सा वेपर प्रेशर होगा जो कि नेग्लेजिबल होगा, जिसको हम मानते नहीं है। ठीक है, सॉलिड वेपराइज होता नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात ये है। सो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा
पी नॉट ए, और जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी ए हमने मान लिया, ठीक है। पी ए इसलिए नॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो प्योर नहीं है, यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और पी ए ही क्यों लिखा, क्योंकि बी तो सॉलिड है, वो तो होगा नहीं वेपर में, ठीक है, ओनली ए कंपोनेंट होगा, इसलिए पी ए लिखा। क्लियर। अब पी नोट ए विल बी ग्रेटर देन पी ए, जाहिर सी बात है, प्योर है तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो चेंज इन वेपर प्रेशर अगर मैं बात करूँ, चेंज इन वेपर प्रेशर वो कितना होगा, पी नोट ए माइनस पी ए। अगर मैं प्योर वाले वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन वाले वेपर प्रेशर प्योर वाले वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन वाले वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो चेंज इन वेपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। यहाँ पे पी नोट पी ए की जगह पी नोट ए एक्स ए, ये होता है, हम पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर गाइस। सो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी नोट ए कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स ए। अब 1 माइनस एक्स ए हमें पता है किसके इक्वल होता है, एक्स बी के इक्वल होता है, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। सो 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया पी नोट ए एक्स बी। क्लियर गाइस। अब देखिए होता है क्या, चेंज इन वेपर प्रेशर चल रहा था, ठीक है, जो किसके इक्वल आ गया, पी नोट ए एक्स बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए, मैं नीचे ले जाऊँ इसके, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो बचेगा होगा क्या, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स बी कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स बी कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो गाइस दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रॉल्ड लॉ में है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया किसी सॉल्वेंट में, तो वो किसके बराबर है, जो कमी है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल कमी आई वहाँ पे, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। सो फुल फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन पी नोट ए एक्स है। अच्छा एक्स बी की आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ पी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ठीक है। उसको हम मास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। ये देखिए एक्स बी का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की फॉर्म में आ गया। अच्छा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ बी में जो बी के मोल हैं सोल्यूट के वो बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ज़ीरो मान लेंगे। ये याद रखना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ की आपको नीड होगी, ये आपको लर्न होगा बट इसकी नीड होगी, ठीक है। सो एन बी को आप ज़ीरो नहीं मान लेना, यहाँ पे एन ए प्लस एन बी जो है इसको ज़ीरो मान लेना, इसको ज़ीरो मानना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम है इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर गाइज। सो यहाँ पे जो फाइनल फॉर्मूला हमारा आएगा वो आएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। और इसको मास की टर्म में हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाता है हमारा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर गाइज। ये याद रखना, बी हमारा सॉल्यूट है, ए हमारा सॉल्वेंट है। क्लियर गाइज। सो यहाँ पे आता है आपका सिमिलरिटीज बिटवीन रॉड्स लॉ एंड हेनरी लॉ। बोथ अप्लाई टू द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। Statement is similar. Vapor pressure of any component directly proportional to the mole fraction. Dissimilarities क्या है, proportionality constant वहाँ पे हेनरी constant है, यहाँ पे उसकी जगह पे क्या आ गया, P नोट A, ठीक है। प्योर कंडीशन में
पी नोट ए कह लो या पी नोट बोल दो, ठीक है। प्योर कंडीशन में कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके इक्वल आ गया, ठीक है। रॉड्स लॉ कांस्टेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस पी नोट, हाँ मतलब यही आ गया है ना। हेनरी लॉ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन वैल्यू के एच की है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपका हेनरी लॉ होता है समाप्त। सो नोट्स बनाते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। और एक बार में अगर समझ ना आए तो दोबारा ज़रूर इसको देखें, ठीक है। केमिस्ट्री पेशेंस से देखें तभी समझ आएगी, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। क्लियर गाइज, ऑल द बेस्ट।